दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मैं नए साल की कांग्रेचुलेशंस बोलना चाहता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस के बारे में। दोस्तों, पॉलिटिकली अगर देखें, इंडिया और नेपाल दो अलग कंट्री हैं, लेकिन माइक्रो लेवल पे हमारी हिस्ट्री और हमारे कल्चर को देखें तो ऐसा लगता है कि ये दोनों कंट्री आपस में ट्विन ब्रदर्स हैं। और जिस तरह से ट्विन ब्रदर्स के बीच में आपस में इश्यूज होते हैं, उसी तरह से इंडिया नेपाल के बीच में भी बहुत सारे इश्यूज हमें नजर आते हैं। जैसे आप मधेशी इशू का एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हो, आप काला पानी इशू वाला एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, जो प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में नेपाल और इंडिया के बीच का जो रिलेशन है, हम उसका इन डेप्थ एनालिसिस करने वाले हैं। इससे पहले भी इंडिया का रिलेशन जो बांग्लादेश के साथ है, इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो रिलेशन है, उसकी भी वीडियो चैनल पे आ चुकी है। अभी तक अगर आपने वो नहीं देखी है, उसको जाके जरूर देखें। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि नेपाल इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, हमारे बीच में हिस्टोरिकल कनेक्शन कौन कौन से हैं, चाहे वो बुद्धिज्म हो, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे पिलग्रिमेज हो, कौन कौन से इंडिया के रूलर्स थे जो कि नेपाल से जुड़े हुए थे, किस तरह से ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम नेपाल ने हमारे देश को या हमारे देश ने नेपाल के कल्चर को इन्फ्लुएंस किया, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो नेपाल के साथ हमारे रिलेशन किस तरह से चेंज हुए, ब्रिटिशर्स की नेपाल को लेकर किस तरह की पॉलिसीज थी, वो थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। और जो ट्रीटी ऑफ सगोली है, ट्रीटी ऑफ सगोली दोस्तों 1816 के अंदर हुई थी, और ये वो ट्रीटी है जिसकी वजह से इंडिया और नेपाल के बीच में आज भी इश्यूज बने हुए हैं। आप यहाँ पे काला पानी का एग्जांपल दे सकते हो। काला पानी का जो पूरे का पूरा जो डिस्प्यूट है वो इसी ट्रीटी से निकला हुआ है। एक और डिस्प्यूट हमारे बीच में है, तो शायद आपने बहुत कम सुना होगा, जिसे कहते हैं सुस्ता रीजन वाला जो डिस्प्यूट है। ये डिस्प्यूट भी सिगोली की ट्रीटी से ही निकला हुआ है, जो दोनों आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा बहुत लंबे समय तक नेपाल के अंदर मोनार्की रही, वहां पे राजा महाराजा का रूल रहा, लेकिन 1947-1950 के बाद नेपाल में डेमोक्रेसी को लेके लगातार जो है वो चीजें होती रही। तो वहां पे डेमोक्रेसी किस तरह से आई, उस डेमोक्रेसी को लेके आने में किस तरह की प्रॉब्लम्स वहां पे हुई, और उसका इंडिया के साथ क्या रिलेशन है, वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, 1950 में जब इंडिया आजाद हुआ और वो सब सारी चीजें हुई, हमारे बीच में एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी हुई, और यही फ्रेंडशिप ट्रीटी है जो आज भी इंडिया और नेपाल के बीच के रिलेशंस को डिफाइन करती है। दिल्ली अकॉर्ड क्या है, ये कैसे हुआ था इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। उसके अलावा मधेशी इशू के ऊपर हम लोग काफी ज्यादा डिस्कस करने वाले हैं। 2015 के अंदर जब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बना था, उस समय जो इंडिया से जुड़ा हुआ जो रीजन है पूरे का पूरा नेपाल में, जिसे हम लोग तराई रीजन कहते हैं, जो कि यूपी बॉर्डर पे, बिहार बॉर्डर पे पड़ता है, वहां पे कुछ लोग रहते हैं, मधेशी लोग रहते हैं। इनके बीच में क्या डिस्प्यूट हुआ था नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, और इंडिया का उसमें क्या रोल रहा, ये सब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और इस इशू के बाद किस तरह से चाइना का इंटरेस्ट नेपाल के अंदर काफी ज्यादा बढ़ गया, और सिर्फ चाइना के ही नहीं, नेपाल के जो नए लीडर्स आए जो कि कम्युनिस्ट पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो चाइना के किस तरह से क्लोज चले गए। अभी रिसेंटली जो इशू है अग्निवीर स्कीम वाला, इस अग्निवीर स्कीम की वजह से इंडिया नेपाल के बीच में रिलेशन कैसे चेंज हुए, हमारे यहाँ पे जो गोरखा रेजिमेंट है वो नेपाल से कैसे जुड़ी हुई है, फिलहाल गोरखा रेजिमेंट के अंदर क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, वो सब हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। और इंडिया और नेपाल के बीच में जो कोऑपरेशन हम लोग करते हैं वो देखेंगे। देखिए, इंडिया नेपाल के बीच में 2-3 आपको डिस्प्यूट नजर आते हैं, लेकिन मोर और लेस अगर आप देखें ना, इंडिया और नेपाल के रिलेशन जो है काफी ज्यादा अच्छे हैं। हालांकि रिसेंटली कुछ ईयर्स में चेंजेस हुए हैं, बट आज भी इंडिया और नेपाल के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार यह जानना जरूरी है कि नेपाल इंडिया के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, अगर आप नेपाल की लोकेशन देखें तो यहाँ पे हमारा इंडिया ये आ गया भैया, यहाँ पे नेपाल, और यहाँ पे है तिब्बत जो कि चाइना का पार्ट है। तो नेपाल चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में एक बफर स्टेट का काम कर रहा है। बफर स्टेट का मतलब यह है कि ये इंडिया और चाइना यहाँ पे आमने सामने नहीं है। इसकी वजह से एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ पीस यहाँ पे बना रहता है। देखिए, अगर आप यहाँ पे लद्दाख का एग्जाम्पल लेंगे, उत्तराखंड का एग्जाम्पल लें, अरुणाचल का एग्जांपल लें, सिक्किम का एग्जांपल लें, यहां पे इंडिया चाइना के बीच में कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलते रहते हैं। तो बहुत बड़ा एरिया है नेपाल वाला जहां पे हमारा कोई डिस्प्यूट ही नहीं। ऑब्वियसली बात है कि नेपाल वहां पे है। अगर नेपाल यहां पे नहीं होता, बफर स्टेट नहीं होता, तो इंडिया चाइना के बीच में जो बॉर्डर इशू है वो और भी ज्यादा इंटेंस हो सकते थे। तो बफर स्टेट की तरह काम करता है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके अलावा इंडिया और नेपाल हिस्टोरिकली, कल्चरली, रिलीजियसली आपस में जुड़े हुए हैं। तो चाहे आप पशुपति का एग्जाम्पल देख लें, चाहे आप पुरी जो टेंपल है उड़ीसा के अंदर, उसका एग्जांपल देख लें। नेपाल के अंदर बहुत सारे टेंपल ऐसे हैं जहां पे हर साल लाखों की संख्या में इंडिया से लोग वहां पे दर्शन करने के ले जाते हैं, एज अ पिलग्रिमेज के रूप में जाते हैं। तो हमारा जो कल्चर रिलेशन है वो इतना ज्यादा डीप है, तो उसके लिए नेपाल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेपाल के अंदर जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। इतनी सारे रिवर्स है नेपाल के अंदर जो कि नेपाल से निकलती हैं, हिमालय से निकलते हैं, इंडिया में आती हैं, तो उनसे उनसे बिजली बनाई जा सकती है। उनका इंडिया अपने लिए यूज कर सकता है। हालांकि नेपाल को उसकी
उसका जो है डेफिनेटली यूज मिलता ही है। इसके अलावा कुछ और मुद्दे ऐसे हैं जहां पे नेपाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो टेररिज्म वाला इशू क्यों ना हो। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि नेपाल का जो ओपन बॉर्डर है हमारा, उसका फायदा उठा के जो है चीजें इधर से उधर करते हैं, लॉजिस्टिक चीजें हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक इशू है, स्मगलिंग का इशू है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो नेपाल हमारे लिए उतना ज्यादा जरूरी है। अगर ज्योग्राफी की थोड़ा सा बात करें तो 1850 किलोमीटर का बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं नेपाल के साथ। हमारे कुछ स्टेट्स हैं जैसे सिक्किम है, वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। और ये स्टेट्स नेपाल के साथ सिर्फ बाउंड्री शेयर नहीं करते हैं, कल्चर भी शेयर करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से हैं, बिहार से हैं, वो नेपाल में जाके शादी करते हैं, वहां पे एज ए लेबर के तौर पर डेली काम करने के लिए जाते हैं, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। लेकिन इस रिलेशन को समझने के लिए उनका हिस्टोरिकल रिलेशन जानना बहुत जरूरी है, और इसकी मैं शुरुआत करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, चाहे आप इसको स्टोरी कह लीजिए चाहे हिस्ट्री कह लीजिए। नेपाल के अंदर जो चितवन नेशनल पार्क है वहां पे दोस्तों पाया जाता है वाल्मीकि आश्रम। और यह कहा जाता है कि जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने जो रामायण लिखी थी, वाल्मीकि रामायण जिसको बोलते हैं, वो इसी आश्रम के अंदर लिखी थी। इतना ही नहीं, जो सीता मैया थी जब उनको प्रभु श्री राम ने निकाल दिया था, वो प्रेग्नेंट थी, तो यहीं पे वाल्मीकि आश्रम में आई थी, और यहीं पे लव और कुश का जन्म भी हुआ था। जब अश्वमेध यज्ञ किया गया था तो यहीं पे वो हॉर्स को बांधा गया था लव कुश के द्वारा। तो बेसिकली इस आश्रम की जो माइथोलॉजिकल जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर एंशिएंट नेपाल किंगडम की बात करें तो वहां पे दो किंगडम्स आपको यूजुअली देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक आते हैं शाक्य किंग्स, जो कि लुम्बिनी के अंदर पड़ते थे। और आपको यह पता है कि जब महात्मा बुद्ध थे उनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। महात्मा बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता है क्योंकि वो जो किंग वहां पे हुआ करते थे वो उनके ही सुपुत्र हुआ करते थे, बाद में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। उसके अलावा जो कीरत किंग है, ये हिली रीजन में रहने वाले किंग थे, और इनकी जो कैपिटल थी दोस्तों वो थी काठमांडू, जो आज भी नेपाल की काठमांडू जो कैपिटल है। अब देखिए जिनका रिलेशन इंडिया के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। जब हम लोग अर्ली ऋग्वेद की बात करते हैं वहां पे कीरत किंग को मेंशन किया गया हुआ है। जब ऋग्वेद के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट का नाम जिक्र है, जिसे जो है 10 राज किंग कहते हैं, यानी कि फाइट ऑफ वॉर ऑफ 10 किंग्स, उन 10 किंग्स के अंदर कीरत किंग्स ने भी पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब महाभारत की बात करते हैं तो कौरवों की तरफ से जो है वो कीरत किंग्स लड़ने के लिए आए थे। तो इन बातों से ये पता चलता है कि जो नेपाल किंग्स थे वो किस तरह से इंडिया के जो पॉलिटिकल जो इश्यूज थे उनके साथ बिल्कुल इंटीग्रल जो है उनका वो मैटर था और उनके साथ जुड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, 239 बीसी के अंदर सम्राट अशोक ने भी नेपाल की यात्रा की थी, और जब सम्राट अशोक नेपाल गए थे तो वहां पे कई तरह के उन्होंने स्तूप बनवाए थे महात्मा बुद्ध की लाइफ से जुड़े हुए, जिनमें से जो है गोथीवाड़ पिलर आप यहां पे देख सकते हो, लुम्बिनी पिलर आप देख सकते हो, और जिनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है ये वाला जिसे कहते हैं राम ग्राम स्तूप, इसको कहते हैं। ये आपको जो मिट्टी का थोड़ा सा उठा हुआ पोर्शन दिख रहा है, इसके नीचे वो पाया जाता है। और थोड़ी सी इसकी अगर कहानी मैं आपको बताऊं तो कहानी कुछ इस तरह से चलती है। जब महात्मा बुद्ध को जब निर्वाण प्राप्त हुआ था तो उनके जो अवशेष थे, उनकी जो बोन्स थी या जो राख हुआ करती थी, ऐश जिसको कहते हैं, वो अलग अलग जगह पे कंट्री के अंदर उनको एस्टेब्लिश किया गया था। जब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर लिया था तो उन्होंने उन सारे स्तूपास को दोबारा से ओपन करवाया, और जो भगवान बुद्ध की जो अस्थियां थी, जो उनके अवशेष थे, उनको और भी जगह पे जाके स्प्रेड किया। लेकिन जो रामग्राम वाला स्तूप है वो उसको ओपन नहीं कर पाए। उसके बाद 300 एडी के अंदर जो लिच्छवी थे, लिच्छवी दोस्तों बिहार से बिलोंग करते थे, और बाद में इन्होंने जो है नेपाल को कैप्चर किया और नेपाल को काफी लंबे समय तक रूल किया। और दोस्तों ये जो लिच्छवी बिहार से गए थे, इनका गुप्ता किंग्स के साथ भी काफी अच्छा रिलेशन था। जो चंद्रगुप्त वन थे, जो कि गुप्ता किंग की जिन्होंने जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की थी, उनके साथ इनका रिलेशन जुड़ा हुआ है। इवन इलाहाबाद के अंदर एक पिलर पाया जाता है जहां पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखी हुई है, और उस पिलर के अंदर ये मेंशन किया गया है कि जो समुद्रगुप्त थे वो बेसिकली बिहार से टैक्स भी वसूल किया करते थे, और जो लिच्छवी किंग थे ये इनको टैक्स दिया करते थे। बाद में चीजें थोड़ी सी चेंज हुई और 1769 के अंदर वहां पे सबसे पहली बार गुरखा रूल को एस्टेब्लिश किया गया। गुरखा रूल आप ये समझ सकते हो कि जो नेपाल के इंडिजिनस लोग थे, और जो सबसे पहले इसके किंग रहे वो थे पृथ्वी नारायण शाह, और ये रूल काफी लंबे समय तक चला। जिस समय नेपाल के अंदर गोरखा किंग्स रूल कर रहे थे, उसी समय इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स भी जो है अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे और अपने जो टेरिटरी है उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे थे। और क्योंकि ब्रिटिशर्स नॉर्थ की तरफ जाना चाहते थे और नेपाल के जो किंग्स थे जो कि वहां पे गुरखास थे वो साउथ की तरफ आना चाहते थे, तो फाइनली 1814 और 1816 के बीच में पहला एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ। शुरुआत में दोस्तों जब ये वॉर हो रहा था, अब क्योंकि देखिए ब्रिटिशर्स थे वो नेपाली टेरिटरी के साथ जो है उनको वो जानते नहीं थे,
चीजों से फैमिलियर नहीं थे। तो शुरुआत के कुछ वॉर ऐसे हुए जहां पे ब्रिटिशर्स को एक्चुअली हार झेलनी पड़ी, उनको डिफीट हुआ। बाद में नेपाली कुछ लोग थे वहां के लोकल, ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए, लालच में समझ लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। तो फाइनली 1816 के अंदर फाइनली गुरखाज को हरा दिया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, और एक ट्रीटी की गई जिसे कहते हैं ट्रीटी ऑफ सिगोली। तो ये इस ट्रीटी के अंदर ना कई सारी चीजें हुई। जो कुमाऊं वाला रीजन है जो कि आज उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, जो गढ़वाल वाला रीजन है जो आज उत्तराखंड के अंदर पड़ता है, ये रीजन गुरखाज ने, यानी कि जो नेपाली किंग्स थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को दे दिया। और क्या किया गया, एक ब्रिटिश रेजिडेंट था जो कि परमानेंटली नेपाल की कोर्ट के अंदर रहेगा। नेपाल किसी भी दूसरी कंट्री के साथ अपनी मन से रिलेशन नहीं बना सकता था, चाहे वो चाइना हो चाहे कोई और कंट्री हो, पहले ब्रिटिशर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अब देखिए, जो एंग्लो नेपालीज वॉर हुआ ना, इसके अंदर नेपाली जो गुरखास थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के छक्के छुड़ा दिए। हालांकि बाद में वो लोग हार गए, लेकिन ब्रिटिशर्स उनसे इतना ज्यादा इंप्रेस हो गए कि आज भी ब्रिटिश आर्मी के अंदर गुरखा बटालियन देखने को मिलती है। तो वो समय था जब गुरखास एक्चुअली ब्रिटिशर्स आर्मी के अंदर जो है वो भर्ती होना शुरू हुए थे। ट्रीटी ऑफ सगोली की थोड़ी डिटेलिंग आपको मैं बताता हूं, क्योंकि यहीं से मुद्दा जुड़ा हुआ है कालापानी इशू वाला। देखिए, इस ट्रीटी के अंदर क्या कहा गया, इसके अंदर यह कहा गया कि भाई जो काली रिवर है ना, उस काली रिवर के जो वेस्ट साइड वाला एरिया है वो सारे का सारा जो है वो इंडिया का है, और इसके जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो सारे के सारा नेपाल का है। उसके अलावा जो राप्ती रिवर और गंडक रिवर है ना, इसके बीच वाला एरिया जो नेपाल का है, या फिर कुछ कुछ आप ऐसा समझ लीजिए कि जो गंडक रिवर है इसके जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो है इंडिया का, और इसका जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो पड़ता है नेपाल का। थोड़ा बाद में आपको मैं बताऊंगा, ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा बेटर समझ में आ जाएगा। उसके अलावा एक रीजन है दोस्तों यहाँ पे ब्यान जिसको बोलते हैं, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, हमारा बॉर्डर है और यहाँ पे एक रीजन पड़ता है जिसे ब्यान्स कहते हैं, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। ये ब्यान्स वाला जो रीजन है वो ब्रिटिशर्स ने नेपाल को दे दिया था। अब इस ट्रीटी ऑफ सिगोली से निकलता है एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट जिसे आज हम लोग काला पानी डिस्प्यूट के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रीटी क्या कह रही थी, ट्रीटी ये कह रही थी भाई जैसे यहाँ पे काली रिवर है, इस काली रिवर के जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो है इंडिया का, और इसका जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो है नेपाल का। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि भैया काली रिवर का ओरिजिन कहाँ है। अब इस ओरिजिन को लेके, इसके सोर्स को लेके बहुत सारे इश्यूज यहाँ पे हैं। अब देखिए जरा, यहाँ पे दो तीन चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ लिम्पियाधुरा, ये एक जगह है, और यहां पे लिखी हुई एक जगह जिसे बोलते हैं लिपुलेखला पास, ये पास है, और यहां पे एक जगह है जिसे बोलते हैं काला पानी। अब नेपाल का ये कहना है कि जो भी ये रिवर है ना, जो काली रिवर है, वो एक्चुअली लिम्पियाधुरा से ओरिजिनेट होती है, और ट्रीटी के हिसाब से इसका जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो सारा नेपाल का होना चाहिए। इंडिया ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं। इंडिया का यह कहना है कि जो काली रिवर है ना, वो एक्चुअली काला पानी के नजदीक से कहीं से वो निकलती है, और इसीलिए जितना भी हिस्सा ये जो ट्रायंगल से आपको नजर आती है ये इंडिया का पार्ट है। सो काला पानी डिस्प्यूट सारे के सारे इस रिवर के सोर्स के ऊपर जुड़ा हुआ है। बाद में कुछ ब्रिटिशर्स जो रिकॉर्ड आए उन्होंने भी बेसिकली इस काली रिवर के सोर्स को कभी इधर दिखा दिया कभी उधर दिखा दिया। लेकिन अगर हम लोग बात करें ट्रीटी की, तो इस ट्रीटी के हिसाब से सीधा सीधा पता चलता है कि जो काला पानी वाला पूरा रीजन है वो एक्चुअली इंडिया का है। लेकिन बात यहां पे खत्म नहीं होती है। चाइना के अंदर दोस्तों जो मानसरोवर जो लेक पाई जाती है, वहां पे जो टेंपल पाया जाता है, जहां पे बहुत सारे पिलग्रिमेज जो इंडिया की तरफ से जाते हैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने के लिए, वो एक्चुअली इसी रीजन से होकर निकलते हैं। जो लिपुलेखला पास है, यहां से सड़क बनी हुई है, वहां से लेके निकलते हैं। अब देखिए जरा, जो हमारा दिल्ली है, जो हमारी कैपिटल है, वो भी इसके नजदीक में पड़ती है। तो अगर कल को फ्यूचर में इंडिया का चाइना के साथ कुछ इशू होता है, तो अगर हमारा यहाँ पे कंट्रोल नहीं रहेगा तो चाइना बेसिकली यहां से इंडिया की सिक्योरिटी को थ्रेट कर सकता है। तो ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे भी है। अब देखिए जरा, 1950s के अंदर क्या हुआ, यहां पे 18 मिलिट्री आउटपोस्ट बनी हुई थी जो कि इंडियन आउटपोस्ट थी। देखिए 1950s के अंदर इंडिया को समझ में आ गया था कि चाइना वहां पे कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी 18 बटालियन हम लोगों ने वहां पे एस्टेब्लिश कर ली थी। उस समय जो नेपालीज रूलर वहां पे हुआ करते थे, उन्होंने कोई हमारे साथ मतलब इसको लेके कोई खास उन्होंने डिसइंटरेस्ट नहीं दिखाया था और एक्चुअली इंडिया को वेलकम किया था। लेकिन फिर 1962 का वॉर हो गया। 1962 के अंदर जो लिपुलेखला पास है, ये इंडिया के अंदर के लिए काफी क्रूशियल साबित हुआ एक्चुअली, क्योंकि देखिए जो अरुणाचल वाला हिस्सा है, आसाम वाला हिस्सा है, वहां पे जो है काफी ज्यादा बैकफुट पे हम लोग आ गए थे। लेकिन ये जो उत्तराखंड वाला जो पूरा रीजन है, उत्तराखंड और नेपाल के बीच में, और जो तिब्बत वाला रीजन है, यहाँ पे लिपुलेखला पास की वजह से जो है हम लोगों ने चाइना के एडवांस को रोक लिया था। बट बीच में कुछ इश्यूज हुए, तो 1969 के अंदर क्या हुआ, हम लोगों ने इस पूरे रीजन से
अपनी जितनी बटालियन थी वो वापस बुला ली, लेकिन काला पानी के अंदर तब से लेके आज तक हमारी बटालियन बनी हुई है। अब डिस्प्यूट में थोड़ा सा आगे बढ़े हैं तो बात आती है 1997 के अंदर। देखिए, चाइना इस बात को मानता है कि जो लीपू लेखला है, जो काला पानी है, वो इंडिया का हिस्सा है और नेपाल को उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, चाहे नेपाल क्लेम करता है लेकिन उसका कंट्रोल नहीं है। तो 1997 में इंडिया और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट होता है और यहां से हम लोग एक सड़क निकालते हैं बेसिकली मानसरोवर यात्रा करने के लिए। अब नेपाल नाराज हो गया। नेपाल ने कहा भाई आपने हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। वो चाइना से भी नाराज हो गया, इंडिया से भी नाराज हो गया, क्योंकि दोनों ने आपस में ही बातचीत कर लिया, नेपाल को कंसल्ट नहीं किया। अब 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी विजिट करने के लिए गए थे तो उस समय वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे सुशील प्रसन्न कोइराला जी, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था और उस समय मोदी जी ने यह कहा था कि हम लोग एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाएंगे जिस पूरे मामले की सेटल करने वाला है। लेकिन फिर से बात बिगड़ गई। 2015 के अंदर इंडिया और चाइना ने एक और अग्रीमेंट कर लिया जिसे कहा जाता है लीपू लेक अग्रीमेंट, और इस अग्रीमेंट के अंदर एक ऑल सीजनल पक्का सड़क बनाई गई। देखिए, वहां पे गांव है जिसका नाम होता है गुंजी बोलते हैं इसको। गुंजी से लेके मानसरोवर तक 22 किलोमीटर रोड बनाया गया, ऑल सीजनल रोड। किस लिए बनाया गया? अगेन काली जो मानसरोवर यात्रा के लिए बनाया गया था। और इस बार भी हम लोगों ने नेपाल को कंसल्ट नहीं किया। तो ये बातें ऐसी होती चली गई, जब भी इस तरह से कोई अग्रीमेंट होता था नेपाल का हम लोगों ने पूछा नहीं, नेपाल नाराज हो गया। अब बात आती है 2019 की। 2019 के अंदर भाई जब हम लोगों ने जम्मू को और लद्दाख को दो अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया तो इंडिया ने एक अलग से मैप रिलीज किया। इस मैप के अंदर भी हम लोगों ने काला पानी को इंडिया का हिस्सा दिखाया। भाई सीधी सी बात है, हमारा हिस्सा तो अपना हिस्सा दिखाएंगे। अब नेपाल इस नए मैप से नाराज हो गया। नेपाल ने कहा भाई ये तो डिस्प्यूटेड रीजन है, आपने मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया, अपनी मर्जी से आपने मैप क्यों दिखाया। अब बात इतनी बिगड़ गई कि 2020 में नेपाल ने अपना एक मैप इशू कर दिया और उस मैप के अंदर उन्होंने काला पानी को अपना हिस्सा दिखा दिया। बात और बिगड़ गई। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी उन्होंने एक बिल लेके आए, उसके अंदर उसको काला पानी को अपना हिस्सा दिखा दिया। और बाद में नेपाल के अंदर 100 रुपीज नोट को रिलीज करने का प्लान किया जहां पे भी काला पानी को अपनी टेरिटरी के अंदर दिखा दिया गया। तो ये सारे मुद्दों पे बेसिकली नेपाल काफी सीरियस हो गया। उन्होंने कहा कि भाई हम लोग इस बात को छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने आपको 1997 में कहा था, 1998 में कहा था जब अटल बिहारी जी वाजपेयी जी पीएम हुआ करते थे, तब आपने हमारी बात नहीं सुनी, आपने चाइना के साथ अग्रीमेंट कर लिया, आपने हमारी बात नहीं सुनी। तो अब हम लोग इस मुद्दे को जो है छोड़ने वाले नहीं हैं। और आज हालत ऐसी हो गई है कि इस काला पानी वाले इशू को लेकर नेपाल की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो वहां की जनता को भड़काती है और एंटी इंडिया जो सेंटीमेंट है नेपाल के अंदर उनका यूज करती है वोट लेने के लिए, जिसमें से मेजरली आती है वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो, जो कि चाइना का काफी क्लोज है। अच्छा देखिए, ट्रीटी ऑफ सिगोली के अंदर दो रिवर्स का जो है वो मेंशन किया गया था। एक रिवर थी काली रिवर। काली रिवर के बारे में ये कहा गया था कि काली रिवर का जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो नेपाल को बिलोंग करता है और इसका जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो इंडिया को बिलोंग करता है। वहीं गंडक रिवर के बारे में ये कहा गया था कि गंडक रिवर का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वो नेपाल का है और इसका जो ईस्ट वाला हिस्सा है वो इंडिया को बिलोंग करता है। अब देखिए जरा, जो गंडक रिवर है ना दोस्तों, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम्स ने क्या किया, अपना रास्ता ही चेंज कर लिया। और इस रास्ता चेंज होने की वजह से कुछ हिस्सा जो कि सुस्ता बोलते हैं, जिसको बेसिकली जगह का नाम है सुस्ता, ये रीजन जो है वो इंडिया के हिस्से में आ गया। नेपाल ने कहा भैया ये क्या बात हुई, ये तो हमारा था, आज हमारा था तो कल भी हमारा होगा। लेकिन यहां पे एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट होता है, इंटरनेशनल लॉ ऑन द ट्रांस बाउंड्री वाटर डिस्प्यूट इसको बोलते हैं इसको, जो कि 1992 के अंदर जो है इसको पास किया गया था। और यह किया गया था दोस्तों यूनाइटेड नेशन के अंडर में। यह रूल क्या कहता है? यह रूल कहता है कि अगर कोई रिवर बहुत जल्दी से अगर वो अपने कोर्स के अंदर रैपिड चेंज करती है, मतलब कोई मालूम वहां पे अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, अगर वो सडनली अपना रास्ता चेंज करती है तो जो बॉर्डर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली अपना रास्ता चेंज करते हैं, जिसे अक्रीशन कहते हैं, तो नए रास्ते के हिसाब से बॉर्डर फिक्स किया जाएगा। अब जो गंडक रिवर है इसने अपना रास्ता काफी ग्रेजुअली चेंज किया है। तो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये हिस्सा जो है इंडिया का बनता है, नेपाल का नहीं बनता है। और इंडिया इसी ट्रीटी का यूज करके कहता है कि भाई ये हिस्सा मेरा है। तो सुस्ता रीजन वाली कंट्रोवर्सी ये है। तो चलिए फिर से थोड़ा किंगडम्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये इंडिया के साथ रिलेशन को बड़ा डिफाइन करता है। मैंने आपको यह बताया था कि 1679 के अंदर वहां पे सबसे पहली बार जो है गुरखा रूलर्स आए थे, लेकिन 1846 के अंदर ये थोड़ा सा चेंज हो गया और वहां पे राणा किंग्स
एस्टेब्लिश हो गए। सब अच्छा, आप वहाँ का पॉलिटिकल अरेंजमेंट समझिए, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो एक थे भाई वहाँ पे जो कि राणास थे। राणास वहाँ के एक्चुअल रूलर थे, जिसे पीएम कहा जाता है, तो सारी अथॉरिटी इनके हाथ में थी। और 1940s के दौरान वहाँ पे जो मोहन शमशेर थे, ये वहाँ के एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर थे। वहीं पे जो नॉमिनल हेड थे वो थे वहाँ के किंग, जिनका नाम था त्रिभुवनवीर विक्रम शाह। अब सीधी सी बात है भाई, ये जो विक्रम शाह थे, त्रिभुवन जी थे, इनको ऑलमोस्ट हाउस अरेस्ट किया गया था इनके द्वारा, शमशेर के द्वारा। इनको बाहर निकलने नहीं देते थे, अगर निकलते थे तो बहुत सिक्योरिटी में निकलते थे, इनके हाथ में कोई पावर नहीं थी। तो ये जो त्रिभुवन वीर थे ना, ये इनको पसंद तो करते नहीं थे, तो इनको सत्ता से हटाना चाहते थे। और 1940s के दौरान बहुत सारे नेपाली ऐसे थे जो कि इंडिया में रहना शुरू कर दिया था, जिनको शमशेर ने एग्जाइल कर दिया था। तो इंडियन फ्रीडम जो फाइटर्स थे उनके साथ ये जुड़े हुए थे। तो ये इंडिया में रहते थे, लेकिन ये यहाँ के जो रूलर थे, मोहन शमशेर पीएम थे, उनको हटाना चाहते थे। तो बीच में सिचुएशन ऐसी हुई कि एक दिन ऐसा आया कि जो त्रिभुवन थे ना, ये वहां से भाग गए। कहां पे भागे? इंडिया में आ गए। तो इंडिया के अंदर जो नेपालीज रहते थे उनकी हेल्प से वहां से निकल गए। अब इंडिया में इन्होंने क्या किया, जो नेपाल के पीएम थे शमशेर जी, उनके खिलाफ में रिवोल्ट कर दिया। और फाइनली रिवोल्ट इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो वहां के पीएम थे मिस्टर शमशेर, और जो वहां के किंग थे मिस्टर त्रिभुवन, और जो इंडिया की जो गवर्नमेंट थी, इनके बीच में एक अग्रीमेंट हुआ जिसे हम लोग दिल्ली अकॉर्ड कहते हैं। तो जो दिल्ली अकॉर्ड तीनों पार्टी के बीच में हुआ, इसका क्या आउटकम निकला? इसमें यह कहा गया कि भैया जो वहां के प्राइम मिनिस्टर थे ना, ये एक्चुअली अपनी अथॉरिटी को छोड़ेंगे और वहां पे डेमोक्रेसी को लेके आएंगे और वहां पे इलेक्शंस भी कंडक्ट करवाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें की गई, जहां पे प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी वहां पे रिड्यूस हो गई और वहां के जो किंग थे, इनकी अथॉरिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई और वहां पे डेमोक्रेसी को भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो 1947 के अंदर जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो सीधी सी बात है कि इस पूरे रीजन के अंदर इंडिया जो है एक तरह से एक ग्रुप लीडर के रूप में निकला। और 1950 के अंदर नेपाल के साथ हम लोगों ने ट्रीटी की, जिसे हम लोग ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप कहते हैं। यही दोस्तों वो ट्रीटी है जो आज भी इंडिया और नेपाल के बीच में रिलेशंस मेंटेन करती है। तो इस ट्रीटी के अंदर क्या क्या बातें थी, देखिए जरा। इस ट्रीटी के अंदर जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो है दोस्तों, इंडिया और नेपाल के बीच में ओपन बॉर्डर को एस्टेब्लिश करना। मतलब जो लोग हैं, गुड्स हैं, वो एक दूसरे के बीच में ओपनली मूव कर सकते हैं। मतलब इंडिया से नेपाल में आज आपको बिना वीजा आप बेसिकली ट्रैवल कर सकते हो, आप सामान को वहां पे बेच सकते हो, वहां से आ सकते हो। इंडिया वाले वहां पे जाके काम कर सकते हैं, वो लोग यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। आर्टिकल 6 और 7 इस ट्रीटी का ये कहता है कि इंडिया के जो भी लोग हैं वो नेपाल में जाके बिजनेस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, वहां प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। और नेपाली जो लोग हैं वो इंडिया में आके प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, वो यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। मतलब हम ये समझ लीजिए कि नेपालीज को इंडिया के सिटीजन की तरह ट्रीट करते हैं और नेपाल इंडियंस को एज अ सिटीजन की तरह ट्रीट करेगा। तो इसमें कोई वीजा की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, ओपन बॉर्डर है। आप सीधा जाइए, अपना आधार कार्ड दिखाइए, पासपोर्ट दिखाइए, आप निकल जाइए। हालांकि बहुत सालों से ये ट्रीटी इंडिया और नेपाल के बीच के जो रिलेशन है उसको डिफाइन करती है, बट फिर भी नेपाल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस ट्रीटी को पसंद नहीं करते हैं। उनका यह कहना है कि भाई इस ट्रीटी की वजह से नेपाल की डिपेंडेंसी इंडिया के ऊपर इकोनॉमिकली बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नेपाल के अंदर चाहे वो ऑयल है, चाहे बहुत सारी कमोडिटीज हैं, वो इंडिया की तरफ से ही जाती हैं। तो नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर ही इंडिया है। तो नेपाल इंडिया के ऊपर हर तरह से डिपेंडेंट हो गया। तो कुछ लोगों का यह मानना है कि इसकी वजह से इंडिया आज के टाइम में एक ऐसी पोजीशन में है कि नेपाल को ब्लैकमेल कर सकता है और उसके ऊपर काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक प्रेशर डाल सकता है। उसके अलावा इस ट्रीटी के अंदर यह कहा गया था कि नेपाल किसी भी दूसरी कंट्री से हथियार नहीं खरीदेगा और नेपाल की जो सुरक्षा सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंडिया की रहेगी। इन केस अगर नेपाल इंडिया के अलावा कुछ करना चाहता है, किसी से डिफेंस ट्रीटी वगैरह करना चाहता है, तो पहले इंडिया को इन्फॉर्म करेगा। किसी भी ऐसे देश के साथ ट्रीटी नहीं करेगा जो कि इंडिया का फ्रेंड नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे की गई थी। तो इसलिए कुछ लोगों का यह मानना है कि यह ट्रीटी जो है वन साइडेड है और ये इंडिया को हेल्प करती है। उसके अलावा नेपाल में बहुत सारे लोगों का और आज के टाइम में बहुत सारे पॉलिटिशियंस का यह मानना है कि इस ट्रीटी के अंदर इंडिया और नेपाल को इक्वली ट्रीट नहीं किया गया है। इंडिया को बड़ा स्टेट और नेपाल को छोटा स्टेट, मतलब छोटी पार्टी समझ के ट्रीट किया गया। तो कुछ लोगों का सेंटीमेंट हर्ट हो जाते हैं भैया, सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाती है। तो उनका यह कहना है कि भैया इस ट्रीटी से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो त्रिभुवन थे वो इंडिया में आ गए थे, उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था।
तो फाइनली 1951 के अंदर जो वहां पे राणा रूलर्स थे, जो पहले वहां के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, इनके रूल को खत्म कर दिया गया। दिल्ली अकॉर्ड किया गया, जहां पे 1951 के अंदर वहां पे पहली बार डेमोक्रेसी को इंट्रोड्यूस किया गया नेपाल के अंदर। लेकिन आप सोच के देखो, इतने सालों से भैया वहां पे राजा महाराजा रूल कर रहे थे, तो अचानक से वहां पे डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट करना उतना आसान तो नहीं है। इंडिया में डेमोक्रेसी एक्सेप्ट इसलिए कर ली गई क्योंकि ब्रिटिशर्स के दौरान हम लोगों ने डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, पार्लियामेंट्री प्रोसेस को कहीं ना कहीं टेस्ट कर लिया था। और 150-200 साल के, खासकर जब से कांग्रेस की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1885 के बाद, इंडिया में इलेक्टोरल प्रोसेस जो है लोगों को समझ में आनी शुरू हो गई थी। तो इंडिया के अंदर आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी में शिफ्ट करना आसान था क्योंकि उससे हम लोग फैमिलियर थे। लेकिन नेपाल के अंदर ऐसा नहीं था। नेपाल के अंदर राणा रूलर्स थे, वहां पे जो किंग्स थे, गुरखा किंग्स, वो भी थे। तो अचानक से डेमोक्रेसी इतना आसान नहीं है। फिर भी एक्सपेरिमेंट के तौर पे वहां पे 1959 के अंदर पहली बार वहां पे डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए और वहां पे जो नेशनल कांग्रेस थी वो जीत गए। दोस्तों, इस नेशनल कांग्रेस के अंदर वही लीडर्स थे जो कि इंडिया के अंदर रहते थे, हमारे फ्रीडम फाइटर्स के साथ जुड़े हुए थे, और यही वो लीडर्स थे जिन्होंने वहां के जो राणा रूलर्स थे उनके खिलाफ में जो है वो रिवोल्ट किया था। तो बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इनके काफी अच्छे रिलेशन थे। लेकिन फिर दिक्कत शुरू हो गई। देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि 1951 के अंदर जो राणा रूल था वो खत्म हो गया लगभग। तो अब वहां पे रूल कौन कर रहा है? वहां पे रूल कर रहे हैं गुरखा रूलर। गुरखा रूलर का नाम क्या है? गुरखा रूलर है भाई साहब ये वाले महेंद्र। अब सीधी सी बात है, ये नेशनल कांग्रेस के लोगों को पसंद नहीं करते थे। मतलब बड़ी अजीब सी बात है, वहां पे राणा रूलर्स को हटाया गया ताकि डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की जाए। लेकिन जो वहां के किंग थे ये कहने लगे कि नहीं भाई, डेमोक्रेसी में मजा नहीं आया, आई वॉन्ट माई पावर बैक। राणा चले गए तो क्या हुआ, मैं तो हूं ना यहां पे। तो 1959 के अंदर इनके बीच में जो मिस्टर महेंद्र थे, किंग महेंद्र, और जो नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, इनके बीच में बात यहां तक बढ़ गई कि 1959 के अंदर इन्होंने वहां की जो नेशनल कांग्रेस थी उसको ही डिसमेंटल कर दिया। इन्होंने कहा कि नेपाली कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर हैं सब करप्ट हैं, उनको पावर से हटा दिया और इन्होंने पावर पूरी तरह से अपने हाथ में ले ली। मतलब 1951 के अंदर रिवोल्ट इसलिए किया गया ताकि डेमोक्रेसी आए, लेकिन 1959 तक आते आते वहां पे डेमोक्रेसी खत्म हो गई। अब वहां पे क्या हुआ, मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं है, वहां पे सिर्फ एक ही है जो कि वहां के किंग है। हालांकि वहां पे पंचायत सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन नेशनल लेवल पे कोई भी मल्टी पार्टी सिस्टम वहां पे नहीं था और किंग महेंद्र ने वहां पे बेसिकली ही वाज द ओनली रूलर नाउ। तो लगभग 30 सालों तक वहां पे किंग्स का रूल चलता रहा, जो कि गुरखा रूलर्स थे, जो कि शाह फैमिली से आते थे। लेकिन फाइनली 1990 तक आते आते वहां पे लोग इतने परेशान हो गए थे, और जो वहां पे लोकल एलीट थे, जो थोड़े बहुत पॉलिटिशियंस थे लोकल लेवल पे, इतने परेशान हो गए कि भाई उन्होंने कहा कि नाउ एनफ इज एनफ। तो उसे कहा जाता है पीपल्स मूवमेंट और जन आंदोलन। ये 1990 के अंदर हुआ था। तो जो बीरेंद्र थे वहां पे उस समय के किंग, इनके खिलाफ लोग सड़कों पर आ गए और मजबूरी में आके मिस्टर बीरेंद्र को वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करनी पड़ी, और यहां से फिर से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई नेपाल के अंदर। तो जनता के प्रेशर में 1991 के अंदर वहां पे फिर से इलेक्शन हुए और इस बार भी जो नेपाली कांग्रेस थी वो जीत गई। इनको 205 में से 110 सीट मिली। अब ये 1990 का समय दोस्तों वो था जब साइड बाय साइड कम्युनिस्ट पार्टी भी नेपाल के अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई, और वहां के जो विलेजेस थे, जो रूरल एरियाज थे, वहां पे कम्युनिस्ट काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल जिसे कहते हैं यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, ये भी 69 सीट वहां पे जीत गई। लेकिन दिक्कत ये हुई, ये पावर में तो आ गए, इनका प्राइम मिनिस्टर भी बन गया, लेकिन ये फंक्शन नहीं कर पाए क्योंकि जो नेपाली कांग्रेस थी इसके अंदर भी और जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी इसके अंदर भी आपस में झगड़े शुरू हो गए, और यहां पे काफी ज्यादा इनस्टेबिलिटी नेपाल के अंदर हो गई। तो वहां पे जो कम्युनिस्ट और माओइस्ट पार्टी थी उनको लगा भाई उनके लिए तो बात बन जाएगी, और 1996 के अंदर वहां पे जो माओइस्ट थे वो रूरल एरिया में वायलेंस करना उन्होंने शुरू कर दिया। नेशनल कांग्रेस के भी कई सारे लीडर्स को वहां पे मार दिया गया। वो नेपाली आर्मी के साथ भी 1-to-1 कन्फ्रंटेशन करने लगे। तो 1996 से लेके 2006 के बीच में वहां पे आप समझ लीजिए एक तरह से सिविल वॉर हो गया, जहां पे एक तरफ थे माओइस्ट और दूसरी तरफ थे वहां की आर्मी और वहां के जो पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे। और इस पूरे सिविल वॉर के अंदर 1996 से लेके 2006 इन सालों में नेपाल में लगभग 13,000 से ज्यादा लोग मारे गए।
और फाइनली 2006 के अंदर दूसरा जन आंदोलन हुआ जहां पे लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वहां के जो किंग थे ना उस समय पे, जो किंग ज्ञानेंद्र थे, इनके खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए, लार्ज स्केल प्रोटेस्ट हुए और मजबूरी में फिर से वहां के किंग को पार्लियामेंट्री इलेक्शंस करवाने लगे और इनके बीच में नेगोशिएशन शुरू हुई। लेकिन इस बार ये नेगोशिएशन काफी लार्ज स्केल पे हुई। यहाँ पे इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, यहाँ पे जो नेपाल के जो किंग थे मिस्टर ज्ञानेंद्र, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी नेपाल की उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, जो नेशनल कांग्रेस थी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया गया और एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड किया गया। और इस बार ये जितना भी अकॉर्ड हुआ ना दोस्तों, ये हुआ यूनाइटेड नेशन के अंडर में। लेकिन जब ये सब चीजें हो रही थी 2001 के अंदर नेपाल के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। इसको कहते हैं दोस्तों दरबार हत्याकांड। वहां पे जो किंग जिस दरबार में रहते थे, जिस घर के अंदर रहते थे, वहां पे 10 लोगों को मार दिया गया। अब ये स्टोरी अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए कैसे। यहां पे है भैया किंग बीरेंद्र जो आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं, इनके साथ जो आपको लेडी नजर आ रही है इनका नाम है क्वीन ऐश्वर्या और इनके 3 बच्चे हैं, जिन बच्चों में से एक हैं ये वाले जो कि लेफ्ट साइड में आपको नजर आते हैं, इनका नाम है प्रिंस दीपेंद्र। एक दिन ये हुआ कि ये सारे के सारे लोग फैमिली वहां पे मौजूद थी, डिनर कर रहे थे और किंग बीरेंद्र ने असोल्ट राइफल उठाई और वहां पे 10 लोगों को मार दिया, अपने फादर को, अपनी मदर को, अपने सिस्टर्स को, ब्रदर्स को, कजन्स को, 10 लोगों को वहां पे मार दिया और खुद भी बाद में इन्होंने सुसाइड जो है कमिट कर लिया। अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी हैं। कुछ लेकिन नेपाली लोगों का यह कहना है कि यहाँ पे अमेरिका इन्वॉल्व था भाई, अमेरिका की जो CIA थी वो इन्वॉल्व है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो इंडिया की जो रॉ थी उन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर ये सारा कुछ किया है। कुछ लोगों का कहना ये है कि भाई जो वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल थी इन्होंने ये सब मैसेकर करवाया है। तो अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के लिए जानी जाती हैं, आज तक कुछ भी पता नहीं चला है। तो जब वहां के जो किंग थे बीरेंद्र और इनके जो पुत्र थे उनको जब मार दिया गया तो गद्दी पे कौन बैठेगा? गद्दी पे बैठे भाई इनके भाई जिनका नाम था ज्ञानेंद्र। ये उस समय महल में नहीं थे, अगर होते तो इनको भी मार दिया जाता। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि शायद एक पूरे का पूरा मैसेकर है वो ज्ञानेंद्र ने ही करवाया है। तो इसमें बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसमें मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली आउटकम ये निकला कि जो मिस्टर बीरेंद्र थे जो किंग थे वहां के, उनकी फैमिली खत्म हो गई और इनकी जगह पे आ गए मिस्टर ज्ञानेंद्र। और मिस्टर ज्ञानेंद्र बहुत अच्छे से डेमोक्रेसी को पसंद नहीं करते थे। तो मिस्टर ज्ञानेंद्र जो अभी नए किंग बने थे काफी ज्यादा ऑटोक्रेट थे और इन्होंने कम्युनिस्ट को भी मारना शुरू कर दिया गया। जो नेपाल की जो आर्मी थी वो भी कम्युनिस्ट के खिलाफ लड़ने लगे और फाइनली लोग भी इनसे इतना परेशान हो गए ना कि उन्होंने जन आंदोलन कर दिया, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था। तो भाई जब मिस्टर ज्ञानेंद्र को कोई रास्ता नजर नहीं आया तो फाइनली 2008 के अंदर ये बात चली कि जो नेपाल के अंदर जो मोनार्की है उसको खत्म कर दिया जाएगा और नेपाल का एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा। तो फाइनली 2008 में नेपाल से मोनार्की को अबॉलिश कर दिया गया। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी इसके अंदर यह कहा गया कि हम लोग नेपाल को एक फेडरल, एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। मतलब उन्होंने इंडिया का भी काफी ज्यादा हेल्प यहां पे लिया कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। और सबसे पहली बार वहां पे राम बरन यादव पहले प्रेसिडेंट बने। ध्यान रखना है अभी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना है। तो नेपाल में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना ये प्रोसेस जाना बहुत जरूरी है। देखिए 2008 के अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहली बार कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। इसके अंदर क्या कहा गया? इसके अंदर यह कहा गया कि भी अगले 4 साल में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। तो 2012 का यहां पे जो है वो टाइम दिया गया, लेकिन इस टाइम के अंदर वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। तो फिर 2013 के अंदर एक और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी और इन्होंने ये कहा कि 2015 तक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना देंगे। हालांकि 2015 तक भी कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था, लेकिन फिर भी एक काम चलाओ कॉन्स्टिट्यूशन वहां पे लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यह कहा गया कि नेपाल एक सेकुलर कंट्री है, नेपाल एक फेडरल कंट्री है, एक रिपब्लिक है और एक डेमोक्रेसी है। और वहां के कुछ लोगों को जो है फंडामेंटल राइट्स भी कम्युनिटीज को दिए गए। हालांकि अगर आप इस कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग को पढ़ोगे ना बड़ा अच्छा लगता है। फेडरल कंट्री का मतलब यह है कि नेपाल को अलग अलग स्टेट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया और वहां पे हर स्टेट को जैसे इंडिया की तरह है, जैसे फेडरल कंट्री हमारी भी बेसिकली उनको जो है एक तरह से ऑटोनॉमी दिया गया। सेकुलर कंट्री है, इससे पहले नेपाल वाज लाइक अ हिंदू नेशन, लेकिन यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये तो सेकुलर कंट्री है। तो इस तरह की चीजें वहां पे बात बनी। अब देखिए जरा, जब वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन बना, इस कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद नेपाल की प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई और एक्चुअली बहुत सारी प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। क्योंकि देखिए नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहा गया कि भाई नेपाल एक फेडरल कंट्री है। अब जब फेडरल वर्ड आ गया तो इसका मतलब नेपाल को अलग अलग यूनिट में तोड़ना पड़ेगा। ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कितनी यूनिट वहां पे बनेंगे, कितने स्टेट वहां पे बनेंगे। नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन ये कहना शुरू कर दिया कि हम लोग जो रिप्रेजेंटेशन देंगे ना वो पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं देंगे,
वो ज्योग्राफी के हिसाब से देंगे। और अगर आप मैप यहां पे ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है, जो ऑरेंज कलर में ब्लू कलर में नजर आ रहा है, ये तराई रीजन है जो कि इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। ये प्लेन एरिया है, पहाड़ी एरिया नहीं है, माउंटेनियस एरिया नहीं है। और यहां पे आती हैं टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट्स। इन 22 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कौन रहते हैं? वहां पे कम्युनिटी रहती है जिसे बोलते हैं मधेसी, बोलते हैं जिनको मधेसी। और उसके अलावा वहां पे कुछ और जो लोकल कम्युनिटी है जिसे थारूस बोलते हैं, वो भी रहते हैं। ये मधेसी जो है ना, वो नेपाल की सिर्फ 70% ज्योग्राफिकल एरिया में रहते हैं, लेकिन नेपाल की 50% पॉपुलेशन मधेसी है। अब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? यह कहता है कि भाई रिप्रेजेंटेशन मिलेगा ज्योग्राफी के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि वहां पे जो मधेसी 50% है तराई रीजन में, उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो गया। तो सीधी सी बात, वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि भैया हमें रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के हिसाब से चाहिए, हमें ज्योग्राफी से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नेपाल की जो पॉलिटिक्स है, वहां पे जो पहाड़ी लोग हैं, जो माउंटेनियस रीजन में रहते हैं, जो काठमांडू के आसपास रीजन में रहते हैं, वो पॉलिटिकली इलीट माने जाते हैं, मतलब वो डोमिनेट करते हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो मधेसी लोग नाराज हो गए। उसके अलावा जो नेपाली कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 283 है, ये क्या कहता है? ये कहता है कि नेपाल में जो लोगों को सिटीजनशिप मिलेगा ना, वो डिसेंट के हिसाब से मिलेगा, मतलब आपके एंसेस्टर्स कौन है। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि ये जो मधेसी लोग हैं जो कि तराई रीजन में रहते हैं, इनका इंडियंस के साथ भी काफी बड़ा रिलेशन है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो नेपाली ओरिजिन की हैं, लेकिन वो इंडिया में आकर शादी करती हैं। इसका मतलब उनके जो बच्चे होते हैं ना, उनको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे, जो मधेसी हैं खासकर, पहले से इनका रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था नेपाल में, अब और भी कम हो जाएगा। तो नेपाली के जो मधेसी लोग थे, वो भी सड़कों पे आ गए। पहले तो उन्होंने वहां की जो पॉलिटिकल पावर्स थी उनको प्यार से समझाया, सत्याग्रह किया, प्रोटेस्ट किया, रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशंस वगैरह दिया, लेकिन भाई उन्होंने सुना नहीं। तो फाइनली मधेसी लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, सड़कों को ब्लॉक करना शुरू कर दिया। और नेपाल के साथ जो हमारा जो बॉर्डर था, जहां से ट्रेड वगैरह होती थी, उसको ब्लॉकेड कर दिया पूरी तरह से। नेपाल की जो पॉलिटिकल क्लास थी, उनका ये कहना है कि भाई ये जो ब्लॉकेड है ना, ये इंडिया के कहने पे किया है। देखिए सीधी सी बात है भाई, ये जो मधेसी लोग हैं, इनका इंडिया के साथ कल्चर रिलेशन है, बहुत ज्यादा रिलेशन है। तो इंडिया ने नेपाल को कहा कि भाई मधेसी लोगों का जो कंसर्न है ना, आप उसको देखिए, उनकी जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करिए। लेकिन उन्होंने इंडिया की बात नहीं मानी। तो फाइनली ये हुआ, जब वहां पे मधेसी लोगों ने ब्लॉकेड कर दिया, तो वहां के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने नेपाल के लोगों को ये कहना शुरू कर दिया, जो पहाड़ी लोग थे स्पेशली, कि ये सब इंडिया का करा धरा है। अब सोचने की बात यह है कि बहुत सारे जैसे चावल हो, गेहूं है, जो भी खाने पीने का सामान है, इवन जो पेट्रोल है, वो इंडिया से ही नेपाल में जाता था। तो जब ये ब्लॉकेड हो गया, तो ये सारा सामान नेपाल में नहीं जा पाया। नेपाल में लार्ज स्केल इन्फ्लेशन हो गया, चीजों के दाम बढ़ गए। उस समय पे नेपाल के जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने वहां पे एंटी इंडिया मूवमेंट चलाई। तो नेपाल में जो पहाड़ी लोग हैं, वो इंडिया के खिलाफ सोचने लगे। उनको कहना है कि भैया इंडिया ने तो हमें ब्लॉक ही कर दिया। और ये वो समय था जब नेपाली जो लीडर्स हैं, वो चाइना की तरफ चले गए, और चाइना ने उनको कहा कि चिंता मत करिए, आपको खाने पीने का सामान तो हम सब दे देंगे। तो ये इशू हुए थे। हालांकि जब नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, तो इंडिया ने नेपाल की काफी ज्यादा हेल्प किया था। अब देखिए, अब चाइना की तरफ तो जा नहीं सकते, क्योंकि चाइना तो अक्सर दूर हो गया, हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन इंडिया के साथ हैं, और इंडिया को काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, राइट। और हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन काफी ज्यादा सक्सेसफुल भी रहा, और इंडिया वालों ने भी कहा कि कोई बात नहीं, हम आपको हेल्प करेंगे। तो इंडिया ने नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, समझने में काफी ज्यादा हेल्प किया। जब नेपाल के अंदर इश्यूज चल रहे थे, चाहे वो मधेसी इशू हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी का हो, नेशनल कांग्रेस का हो, तब भी इंडिया ने इनके बीच में जो पीस प्रोसेस है उसको चलाने में फैसिलिटी का हेल्प किया था। आप यहाँ भी देख सकते हो कि जो राहुल गांधी जी बैठे हैं, मनमोहन सिंह जी बैठे हैं, और यहाँ पे जो प्रचंडा जी बैठे हुए हैं, और ये इंडिया के लोगों के साथ जो है, हमारे पॉलिटिशियन के साथ जो है, पीस प्रोसेस की बात कर रहे हैं। उसके अलावा जब 2008 के अंदर, 2013 के अंदर नेपाल में इलेक्शन हुए, तो हमारा ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया था जिसने वहां पे इलेक्शन भी कंडक्ट करवाए थे। और 2008 के अंदर इंडिया ने गारंटी दिया था नेपाल को कि तेराई रीजन के अंदर हम लोग कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि भाई नेपाल का अंदर जो पीसफुल प्रोसेस है, जो स्टेबिलिटी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका इंडिया ने काफी ज्यादा हेल्प किया है। लेकिन जब वहां पे मधेसी इशू आना, तो नेपाल के लीडर्स ने यह कहना शुरू कर दिया कि इंडिया हमारे इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल मैटर्स के अंदर। तो चीजें जो है वहां पे बिगड़नी शुरू हो गई, और इसका एक नतीजा यह निकला कि नेपाल जो है वो चाइना के काफी ज्यादा क्लोज चला गया। जब इंडिया से सामान रुक गया, तो चाइना ने एक ट्रांजिट एग्रीमेंट उनके साथ कर लिया।
इतना ही नहीं, वहां पे एक स्पेशल ट्रेन भी चलाई गई, ट्रांस हिमालयन रेलवे, जो कि चाइना से वहां पे सामान आने लगा। चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, नेपाल ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। और जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, ये भी नेपाल ने एक्सेप्ट कर ली। वन चाइना पॉलिसी क्या कहता है? वन चाइना पॉलिसी ये कहता है कि ताइवान चाइवान चाइना का हिस्सा है और भैया तिब्बत भी चाइना का हिस्सा है। नेपाल ने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस आप मुझे राशन देते रहिए टाइम टू टाइम, और क्योंकि इंडिया के ऊपर मेरी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। चाइना ने कहा कोई बात नहीं। उसके अलावा चाइना ने और भी बहुत चीज़ें, सारी चीज़ों पे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया। वहाँ पे जो महाकाली रिवर है उसके अंदर भी कुछ कुछ उन्होंने किया, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। खैर, जो भी चीज़ें थी नेपाल के साथ हमारी, वो जो है इशू हुए। अब नेपाल के जो कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से जो दिक्कतें हुई, इंडिया को भी अच्छा नहीं लगा। इंडिया ने अपने कंसर्न नेपाल को बताए। तो एक तो उन्होंने सीधा से ये कहा कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो इंक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव इन द सेंस के वहां पे जो मधेसी 50% पॉपुलेशन है, आप उनको इग्नोर कैसे कर सकते हो भाई? ज्योग्राफी के हिसाब से नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से आप उनको रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इंडिया ने कहा कि ये तो गलत बात है। जब नेपाल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उन्होंने इंडिया को एश्योरेंस दिलाया था कि ये जो नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा ना, वो कंसेंसस के हिसाब से बनेगा। कंसेंसस का मतलब यह है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं नेपाल में, हम सभी से कंसल्ट करेंगे और सभी की मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, मधेसी लोगों को आपने कंसल्ट नहीं किया। तो इंडिया ने कहा कि भाई आपने हमें जो इंश्योरेंस दिया था, आपने मेरा दिल तोड़ दिया, आपने मेरे हिसाब से वहां पे काम किया नहीं। तो ऐसा ऐसा करके कुछ इंडिया ने अपनी नाराजगी वहां पे जताई। जब मधेसी इशू वहां पे हो रहा था, तो बहुत सारे लोग नेपाल से इंडिया की तरफ माइग्रेंट होके आए और असाइलम सीकर्स भी जो है इंडिया की तरफ आए। तो इंडिया ने कहा कि भाई ये तो बांग्लादेश वाली सिचुएशन हो गई है, जल्दी से अपने वहां पे मैटर को सोल्व करिए, नहीं तो फिर मुझे इंटरफेयर करना पड़ेगा। ऐसा इंडिया ने इनडायरेक्टली नेपाल को बोल दिया था, क्योंकि ऐसी ही चीजें 1970s के अंदर बांग्लादेश के साथ भी हो रही थी, पाकिस्तान की। जब मिलियंस की संख्या में असाइलम सीकर्स इंडिया में आ रहे थे, तो तब हमारे बीच में जो है थोड़ी दिक्कतें हुई। अब मधेसी जो पूरा रीजन है, तराई रीजन, ये यूपी और बिहार के साथ लगता है। अब क्योंकि मधेसी इश्यूज की वजह से नेपाल के अंदर जो है काफी ज्यादा वायलेंस हुआ, 40 से 50 लोग वहां पे मार भी दिए गए, मतलब वहां पे जो झड़प हुई, वायलेंस हुआ। इंडिया को ये लगा कि ये वायलेंस कहीं ऐसा ना हो कि बिहार और यूपी में आ जाए। तो इंडिया ने नेपाल को सीधा सीधा कहा भैया हम लोग किसी भी मतलब बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारा इशू जो है इंडिया की तरफ आ रहा है। तो आज के समय में काला पानी वाला इशू और मधेसी जो इशू है, ये दो इशू ऐसे हैं जो नेपाल और इंडिया के बीच में सबसे बड़ा जो है कंसर्न का मैटर है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैटर और नहीं है, और भी है। देखिए, जैसे जो टेररिस्ट आउटफिट है, लश्कर तैयबा है, इंडियन मुजाहिदीन वगैरह है, ये नेपाल के साथ हमारा जो ओपन बॉर्डर है उसका फायदा उठाते हैं। तो वहां पे कई बार ऐसा देखा गया है कि जो टेररिस्ट है वो क्रॉस कर रहे हैं, उनको बॉर्डर पे अरेस्ट कर लिया गया। जो बम बनाने का जो RDX वगैरह होता है वो वहां पे पकड़ लिया जाता है। तो ऐसी कुछ कुछ करके चीजें होती हैं। बहुत सारे क्रिमिनल्स ऐसे हैं इंडिया में जो इंडिया में क्राइम करके नेपाल के रास्ते से दुबई भाग जाते हैं, वहां से फ्लाइट पकड़ के चले जाते हैं। तो ये कुछ दिक्कतें हमारे बीच में हैं। हालांकि इनको सोल्व करने का ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने कोशिश की है। जैसे अगर आप मान के चले, यहाँ पे जैसे बूढ़ी गंडक जो रिवर है, चाइना की हेल्प से बूढ़ी गंडक रिवर के ऊपर नेपाल एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बना रहा है। इंडिया ने नेपाल को काफ़ी कहा कि भाई ये प्रोजेक्ट मत बनाइए, अगर बनाना ही है तो मेरी कंपनीज का यूज़ करके बनाइए। नेपाल ने कहा कि नहीं नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो कम्युनिस्ट जो प्रचंडा जी हैं, ओली हैं, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भैया काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं चाइना के। सीधी सी बात है भाई, चाइना के अंदर भी कम्युनिस्ट पार्टी है और ये लोग भी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं, माओइस्ट आइडियोलॉजी से बिलोंग करते हैं। तो चाइना, जब सिविल वॉर चल रहा था नेपाल के अंदर, तो चाइना ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया था इनका। तो आज बेसिकली उसी हेल्प को रेसिप्रोकेट कर रहे हैं और चाइना के साथ अपनी जो है वो कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं। यहीं पे एक इशू आता है इंडिया नेपाल के बीच में काफ़ी बड़ा, आज के समय में जो बन चुका है, वो है गोरखा इशू। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब 1816 के अंदर जब सिगोली जो ट्रीटी हुई थी, उसके बाद ब्रिटिश इंडिया में जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके अंदर जो है गोरखा लोग आने शुरू हो गए थे। और जब 1947 के अंदर जब देश का जब इंडिपेंडेंस हमें मिली, उस समय ब्रिटिश आर्मी के अंदर 21 जो है वो नेपाली, 22 नहीं 21 नेपाली गुरखा बटालियन हुआ करती थी। तो ब्रिटेन वालों ने उनको ऑप्शन दे दिया था कि भाई आप इंडिया के साथ रहना चाहते हो या फिर ब्रिटेन के साथ रहना चाहते हो। तो इन 21 में से जो 14 बटालियंस थी वो तो रह गई इंडिया के साथ, और जो 7 बटालियन थी वो चलेगी ब्रिटेन के साथ। तो आज भी ब्रिटेन आर्मी के अंदर कुछ गुरखा बटालियन आपको देखने को मिलती है, इंडिया में तो ऑब्वियसली है ही। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब इंडिया में अग्निवीर स्कीम को लॉन्च किया गया। अग्निवीर स्कीम क्या कहती है? अग्निवीर स्कीम ये कहती है कि जो बच्चे 17 साल और 21.5 साल की उम्र के हैं, बीच में हैं बेसिकली, उनको मतलब वो आर्मी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन दे विल गो देयर ओनली फॉर 4 years।
4 साल के बाद उनको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी, तो उनको एक लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा और उसके बाद उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये जो पूरी स्कीम है वो गुरखाज के ऊपर भी लागू होती है। तो यानी कि अगर गुरखा आर्मी के अंदर भर्ती होते हैं वो तो सिर्फ 4 साल के लिए ही भर्ती होंगे, उसके बाद उनका पेंशन भी नहीं मिलेगी। तो ये इस वजह से हुआ ये कि नेपाल की सरकार ने, जो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने गुरखाज को इंडियन आर्मी के अंदर, मतलब बटालियन के अंदर, उनको बेसिकली भर्ती होने से मना कर दिया और कई साल से बेसिकली गुरखाज भर्ती नहीं हो रहे हैं। अब देखिए जरा, 1947-48 के अंदर जब इंडिया आजाद हुआ तो हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। किस किस के बीच में? मतलब ब्रिटिश, इंडिया और नेपाल के बीच में। क्या अग्रीमेंट हुआ? अग्रीमेंट हुआ गुरखाज को लेके, गुरखा बटालियन को लेके। अग्रीमेंट यह किया गया कि जो नेपाली रिक्रूट होंगे, चाहे वो ब्रिटेन के अंदर हो चाहे वो इंडिया के अंदर हो, इनको एज अ मर्सनरीज ट्रीट नहीं किया जाएगा। मर्सनरी का मतलब होता है दोस्तों जो प्राइवेट आर्मी होती है। जब गुरखाज इंडियन बटालियन के अंदर भर्ती होते हैं तो वो पूरी तरह से इंडियन सोल्जर्स की तरह काम करते हैं। वो कोई प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं है, वो फुल फ्लैजिड जॉब के अंदर होते हैं। उनकी जो सैलरी होगी, उनका जो पेंशन मिलेगा उनको रिटायरमेंट के बाद, वो उसी तरह से मिलेगा जैसा कि नेटिव सोल्जर्स का होता है। जैसे इंडियंस होंगे वैसे ही नेपालीज होंगे, रैंक वगैरह सब कुछ वैसा ही होगा। तो हम लोग नेपाल के जो गुरखाज हैं उनको सेपरेट ट्रीट नहीं करते हैं कि भाई तुम तो नेपाली हो, नहीं नहीं, वो बिल्कुल इंडियन सोल्जर्स की तरह जाएंगे। उसके अलावा यह कहा गया कि उनकी जो रिक्रूटमेंट है ना, वो किसी भी तरह से नेपाली सिक्योरिटी को हैम्पर ना करे और नेपाल की जो सोवरेनिटी है उसको पूरी तरह से मानेगी। अब देखिए, आप बोलोगे ये क्या बात हुई? भाई हमारे यहाँ पे जो गुरखास हैं वो नेपाली सिक्योरिटी को डेंजर थोड़ी करते हैं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन अब यहाँ पे आ गई अग्निवीर स्कीम। नेपाल का यह कहना है कि भैया जो अग्निवीर है ना वो तो 4 साल होकर रिटायर होकर चले जाएंगे नेपाल में। अब ठीक है, अग्निवीर स्कीम ये कहती है कि जो 25% हैं अग्निवीर, इनको तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो 75% है ये तो रिटायर हो जाएंगे। नेपाल का यह कहना है कि जो लोग रिटायर होके आएंगे 75%, वो तो भैया वेल ट्रेंड हैं, उनको तो हथियार चलाना आता है, और अगर नेपाल के अंदर कुछ दिक्कत हो गई तो ये तो नेपाल की सिक्योरिटी को खतरा हो सकते हैं। इसी वजह से क्या हुआ, कई साल से जो रेजिमेंट है गुरखा रेजिमेंट, वहां पे भर्ती नहीं हो रहे हैं गुरखास, और बहुत सारे वहां पे रिटायरमेंट भी हो गए हैं। आज के समय अगर हम बात करें तो इंडिया में 32,000 जो गुरखाज हैं वो अलग अलग बटालियंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो नेपाल ने ऑब्जेक्शन किया, इंडिया ने कहा कि नहीं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो अग्निवीर स्कीम है वो तो सब पे लागू होगी। अब इसका फायदा कौन उठा रहा है? इस चीज का फायदा उठा रहा है चाइना। जब गुरखाज इंडिया में नहीं आ पा रहे हैं तो चाइना ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, गुरखाज को तो मैं भी भर्ती कर लूंगा। हालांकि चाइना के अंदर फिलहाल ये प्रोसेस शुरू हुई नहीं है, बट फिर भी चाइना फायदा तो उठा सकता है ना इसका। अब देखिए जरा, अब नेपाल के अंदर जो लोकल एम्प्लॉयमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है। अब देखिए, नेपाली आर्मी के अंदर अगर आप कोई नेपाली आर्मी के अंदर गुरखा या नेपाली जो लोग हैं वो भर्ती होते हैं तो उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वही गुरखा अगर नेपाली अगर इंडिया की आर्मी में आता है तो उसकी सैलरी उसके कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। तो पैसे का मैटर भी है यहाँ पे। अगर वो ब्रिटिश आर्मी में जाता है तो वहाँ पे उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी हो जाती है। सिंगापुर के अंदर भी जो वहाँ की पुलिस है सिंगापुर की, वहाँ पे भी नेपाली गुरखास को भर्ती किया जाता है। तो नेपाल के अंदर जो यंग लोग हैं ना, वो चाहते हैं वो इंडियन आर्मी में जाएं, वो सिंगापुर की पुलिस में जाएं, वो ब्रिटिश आर्मी के अंदर जाएं, क्योंकि वहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है। और नेपाल के अंदर छोटे छोटे कस्बों में, सिटीज़ में आपको बहुत सारे ट्रेनिंग कैंप्स मिल जाते हैं जहाँ पे जो यंग लोग हैं, स्कूल्स के अंदर भी इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप इंडियन आर्मी के अंदर चले जाएं। तो कहने मतलब यह है कि इंडियन आर्मी नेपाली यूथ के लिए एक एम्प्लॉयमेंट का भी बहुत बड़ा एक जो है वो सेंटर है। उसके अलावा जो गुरखाज को की जो बहादुरी है, उनके जो हिस्ट्री है, उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अंदर भी, उसके बाद भी 1971 का वॉर, 62-65 के अंदर जो गुरखा बटालियन का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। तो एक प्राइड और एक डिग्निटी और एक इतिहास, कल्चर, वो इंडियन आर्मी के साथ गुरखास का जुड़ा हुआ है। तो गुरखास की बहादुरी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब रीजन, और आज के समय में क्या हुआ, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर भर्ती नहीं हो रहे हैं तो बहुत सारे नेपाली जो गुरखास हैं वो एक्चुअली रशिया के अंदर भी जा रहे हैं लड़ने के लिए, जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है। नेपाली सरकार का यह कहना है कि ऐसा हो नहीं रहा, बट फिर भी ऐसा माना जाता है कि 10 से 15 हज़ार जो गुरखास हैं वो एक्चुअली रशियन आर्मी के अंदर जा रहे हैं। तो आज के समय में वो इशू बना हुआ है। उसके अलावा कुछ और चीज़ें यहाँ पे चेंज हुई। जब ये सारी चीज़ें चल रही थी, मतलब मधेशी इशू चल रहा था, उससे पहले एक इशू हुआ 2015 के अंदर। नेपाल के अंदर बहुत भयंकर अर्थक्वेक आया, 7.8 रिक्टर स्केल पे वो आया था।
उसकी वजह से कई हजार लोग नेपाल के अंदर मर गए। इंडिया वॉज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, और हमारी जो नेशनल डिजास्टर जो मैनेजमेंट जो टीम है, पूरी की पूरी जो हमारी फोर्स है एनडीआरएफ, वो चली गई नेपाल के अंदर। हमारी आर्मी वहां पे गई, डॉक्टर्स, ह्यूमैनिटेरियन मतलब फूड, दवाइयाँ, इंडिया ने वहां पे मतलब बहुत ज्यादा सहायता पहुंचाई, जिसे हम लोग ऑपरेशन मैत्री कहते हैं। $67 मिलियन का असिस्टेंस इंडिया ने डायरेक्टली दिया, और इंडिया ने यह भी कहा कि उसके मतलब डिस्ट्रक्शन के बाद $1 बिलियन का हम लोग आपको हेल्प करने वाले हैं। तो वहां से काफी ज्यादा हेल्प मिला। लेकिन इसी ऑपरेशन मैत्री के दौरान नेपाली मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया पे और चाइनीज मीडिया के अंदर भी यह दिखाया गया कि किस तरह से नेपाल इंडिया के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां से बेसिकली बाद में नेगेटिव पब्लिसिटी हुई, और इसी अर्थक्वेक के बाद जो है मधेशी इशू हुआ, और इन पूरे चीज़ों का फायदा उठाया गया वहाँ की पॉलिटिकल क्लास के द्वारा। मतलब वहाँ पे जो आम लोग हैं ना, वो उनको दिक्कत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग तो इंडिया में के काम करते हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियंस हैं वो फायदा उठाते हैं। इसका कुछ एग्जांपल आप इंडिया में भी देख सकते हो। इंडिया में जब इलेक्शंस होते हैं तो किस तरह से बांग्लादेशीज के अगेंस्ट में हमारे पॉलिटिशियंस जो है स्टेटमेंट्स देते हैं, हालांकि जब वो पावर में आ जाते हैं तो उस तरह की चीजें नहीं बोलते हैं। तो वोट बैंक का फायदा जो है यहाँ पे इस तरह से अनफॉर्चुनेट उठाया जाता है। हालांकि 2-3 इशू इसे ऐसे इंडिया के अंदर नेपाल के साथ जो है थोड़ी सी दिक्कत है, बट मोर और लेस देखोगे तो काफी अच्छे रिलेशन है हमारे। जैसे अगर पॉलिटिकल फ्रंट पे बात करें तो 2014 में जब अभी मोदी जी मतलब जीत गए थे, तो सबसे पहली बार वो नेपाल गए। फिर 2018 के अंदर भी वो नेपाल गए। 2022 में जो है मोदी जी ने फिर से लुम्बिनी में गए, और लुम्बिनी में जो जगह है जहाँ पे बुद्धाज का बर्थ प्लेस माना जाता है, वहाँ पे जाकर उन्होंने विजिट किया। और उसके बाद में फिर हम लोगों ने कई सारी चीज़ें आपस में और भी किया। अगर इकोनॉमिकल फ्रंट पे देखें तो नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर भैया इंडिया ही है। जो 40% फॉरेन ट्रेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है नेपाल के अंदर, वो इंडिया से ही आती है। 1994 के अंदर हम लोगों ने नेपाल इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी बनाया। तो मतलब इंडियन और नेपालीज आपस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर, उसके लोकल इन्वेस्टमेंट की तरह उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। उसके अलावा कई सारी पोर्ट है इंडिया में ऐसे, जैसे स्पेशली कलकत्ता है। नेपाल कलकत्ता का यूज कर सकता है एज अ पोर्ट टू एक्सपोर्ट गुड्स टू अदर कंट्रीज, तो वो हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली करते हैं। उसके अलावा जो इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे को भी नेपाली रेलवे के साथ जो है वो लिंक किया गया है, और ब्रॉड गेज पैसेंजर रेलवे सर्विस जो है इंडिया नेपाल के बीच में चलती है। बिहार में एक रीजन है जिसका नाम है जयनगर, और वहाँ पे नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है कुर्था, तो इनके बीच में जो है रेलवे ट्रेन भी चलती है। उसके अलावा पेट्रोलियम प्रोडक्ट की जो पाइपलाइन है वो हम लोगों ने मोतीहारी जो कि बिहार में पड़ता है, और अमलेकुंज जो कि नेपाल के अंदर पड़ता है, उनके बीच में हम लोगों ने चलाया हुआ है। कुछ चेक पॉइंट्स हमारे बीच में जहां पे हम लोग आपस में दूसरे के साथ काम करते हैं। कई तरह के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, जैसे लोअर अरुण रिवर पे है, करनाली रिवर पे है, ये हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। आज भी जो है बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग नेपाल से इंडिया के अंदर लेके आते हैं, और नेपाल को भी उसकी हेल्प मिलती है। तो बहुत कुछ है। उसके बाद जब मोदी जी वहाँ पे गए थे तो बुद्धिस्ट कल्चर हेरिटेज एक ऐसा हम लोगों ने वहाँ पे बनाया है। उसके अलावा जो आईआईटी के कैंपस हैं वो भी नेपाल में एस्टेब्लिश करने की बात वहाँ पे चल रही है। महाकाली ट्रीटी जो 1996 में हम लोगों ने बनाई थी, तो वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाने का हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे प्रोजेक्ट है। एक 36 किलोमीटर लंबी क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक भी हम लोग बनाने वाले हैं। तो बहुत कुछ बेसिकली इंडिया नेपाल के बीच में चलता रहता है। अगर कल्चर की बात करें तो मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि रोटी बेटी का रिश्ता इंडिया नेपाल के बीच में माना जाता है। लगभग 6 लाख लोग इंडिया के ऐसे हैं जो कि नेपाल के अंदर रहते हैं अलग अलग वजह से। उसके अलावा हम लोगों ने एक सिस्टर सिटी अग्रीमेंट भी चलाया है, जिसमें लुम्बिनी, बोध गया और काठमांडू, बनारस, जनकपुर और अयोध्या, ये सिस्टर सिटी बनाए गए हैं। हम लोगों ने एक रामायण सर्किट बनाया है। रामायण सर्किट के अंदर क्या होता है, ऐसी बहुत सारी जगह जहां पे प्रभु श्री राम की लाइफ से जुड़ी हुई हैं, वो आपस में कनेक्ट करते हैं। तो एक रेलवे लाइन है, बेसिकली आप वहां पे जा सकते हो। और यहाँ पे एक जगह है जनकपुर। आपको अच्छे से पता है कि जो सीता मैया थी वो जनकपुर की रहने वाली थी, है ना। वो जो राजा जनक थे उनको जमीन में से वहीं से मिली थी। तो ये जनकपुर को भी वहां पे उन्होंने इंट्रोड्यूस इस पूरे के अंदर किया गया है। जब इस पूरी वीडियो के लिए मैं कंटेंट को पढ़ रहा था तो एक वीडियो मेरे सामने जो आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आई कि किस तरह से इंडिया और नेपाल के बीच में जो है वो इतने गहरे कल्चर रिलेशन है। जब शंकराचार्य जी थे तो उन्होंने मठ वगैरह बना रहे थे, तो वहां पे इंडिया में उन्होंने मठ बनाया था पुरी में जो कि उड़ीसा के अंदर पड़ता है। और उसी समय क्या हुआ, जो नेपाल के अंदर जो पशुपति जो टेंपल है उनके बीच में और पुरी के बीच में बड़े इंपॉर्टेंट रिलेशन है। जब पुरी का टेंपल दोस्तों बनाया जा रहा था, उस समय पे नेपाल के किंग ने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन वो पुरी के टेंपल बनाने में दिया था। उस समय पे ये कहा गया कि जो नेपाल के जो रूलर हैं, नेपाल के जो किंग होंगे, ही इज द ओनली पर्सन इन द वर्ल्ड जो कि लॉर्ड जगन्नाथ टेंपल में जो उनका गर्भगृह है उनके सिंहासन पे खड़ा होकर आरती कर सकते हैं।
जो गजपति रूलर हैं उड़ीसा के अंदर, जो पुरी के अंदर हैं, उनको भी अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि जो गजपति रूलर है ना वहां पे उनको सेवक माना जाता है लॉर्ड जगन्नाथ का। लेकिन नेपाल के किंग ऐसे हैं जो एकमात्र व्यक्ति हैं इस पूरी दुनिया में जिनको अधिकार मिला है कि वो लॉर्ड जगन्नाथ के थ्रोन के ऊपर आरती कर सकते हैं। तो कल्चर रिलेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे बीच में रिलेशन है। डिफेंस की अगर बात करें तो 2011 के बाद हर साल हम लोग एक डिफेंस एक्सरसाइज भी करते हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण। गोरखा रेजिमेंट की बात मैंने आपको बता ही दी। 32,000 गोरखा फिलहाल इंडियन आर्मी के अंदर सर्व कर रहे हैं। चाइना वाइना बोलता रहता है कि हम लोग आपको ले लेंगे, लेकिन आज भी बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी के अंदर आना चाहते हैं। और लेट्स होप कि जो डिस्प्यूट है गोरखाज वाला बहुत जल्दी खत्म हो जाए और फिर से जो है गोरखाज जो कि बहादुरी के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं वो इंडियन आर्मी को सर्व करें। तो घुमा फिरा के बात ये आती है कि भाई इंडिया नेपाल के बीच में मोर और लेस रिलेशन बहुत अच्छे हैं। एक दो चीजों को अगर आप छोड़ दो, जैसे काला पानी वाला इशू है या जो थोड़ा सा गोरखा वाला इशू है, मधेशी वाला इशू अभी उतना ज्यादा नहीं है, वो लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन क्योंकि चाइना नेपाल के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रूल करती है तो वहाँ के जो लीडर्स हैं वो चाइना के काफ़ी क्लोज हैं और चाइना भी उनका फ़ायदा उठाता है। ऑब्वियसली चाइना तो कभी भी नहीं चाहेगा कि नेपाल इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे बने। चाइना तो चाहेगा कि उनका इन्फ्लुएंस जो है वो नेपाल के अंदर बढ़ जाए। और आज के समय में जब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की बात होती है, किस तरह से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ़ायदा उठाता है चाइना दूसरी कंट्रीज़ के अंदर डेट ट्रैप में उनको फंसाने के लिए, वो सब चीज़ें यहाँ पे चाइना करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नेपाल को पता नहीं है, नेपाल को सब चीज़ों को पता है, बट फिर भी कुछ कुछ इश्यूज जो है वो होता है। तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि नेपाल और इंडिया लाइक द ट्विन ब्रदर्स, लेकिन ब्रदर्स के बीच में कुछ कुछ इशू तो होते ही हैं जैसे हमारे बीच में है, बट मोर और लेस हमारे रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। चाहे वो कल्चर रिलेशन हो, हिस्टोरिकल रिलेशन हो, चाहे इकोनॉमिक रिलेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे हो, डिफेंस रिलेशन हो, आज भी हमारे रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ब्रिटिशर्स का यहाँ पे क्या रोल रहा, जो ट्रीटी ऑफ सिगोली है जो कि बड़ा लैंडमार्क ट्रीटी है उसके बीच में, दिल्ली अकॉर्ड क्या था, मधेशी इशू, गोरखा इशू, रोल ऑफ चाइना क्या है, थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर भी आप इस टॉपिक मैंने कोशिश किया कि मोस्टली चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएं, बट फिर भी ना वे अगर फ्यूचर में कुछ और हमारे बीच में होता है इंडिया नेपाल के बीच में एज रिलेशन के तौर पे, तो आप अपने न्यूज़पेपर वगैरह को यहाँ पे कवर करते रहें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग यहीं पे एंड करेंगे, लेकिन करंट अफेयर आप पढ़ते रहें इन इश्यूज़ के बारे में, क्योंकि करंट यहाँ पे एग्जाम में से जो है ठीक ठाक से क्वेश्चंस आते रहते हैं। और फ्यूचर में अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इंडिया का रिलेशन किसी और कंट्री के साथ डिस्कस करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली अमेरिका के साथ। और पहले भी हम लोगों ने इंडिया बांग्लादेश और इंडिया श्रीलंका रिलेशन को डिस्कस किया हुआ है, आप उन वीडियो की भी जाके जरूर देखें। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। थैंक यू, जय हिंद।